एग्जाम्पल है 1.13। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर मिलेगा 26 पे। देखिए क्वेश्चंस में क्या है कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, इसको डिज़ोल्व करा गया है इन 1 लीटर ऑफ वाटर में। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बाद इतनी कवर आपको दे रखी है। कैलकुलेट द, आपको क्या निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले लिख रखे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो निकालना है वो एक वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर के ये बच्चों यहाँ पे 3 तरीके के फॉर्मूले हैं। 3 तरीके के फॉर्मूले कैसे होते हैं, सॉल्व किस तरीके से अप्लाई होते हैं, अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम समझ लेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो जो दे रखा है पहले हम उसको ले लेते हैं। क्वेश्चंस में आपको दे रखा है जो आपका सॉल्यूट है उसका आपको वॉल्यूम दे रखा है कितना, 0.6 ml, और फिर साथ में उसकी आपको क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.065 ग्राम पर मिलीलीटर, और साथ में आपको यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.0205, जिसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा TF से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा TF से। अब देखिए बच्चों कहानी यहाँ पर क्या है बच्चों, आप यहाँ पे आपको निकालना है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर के 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। अब आपको ये कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें कि हमारे पास आई आ जाए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व आपको क्या दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, यानी कि ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है ये वाला, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। तो ये ऑब्जर्व आपको यहाँ पे ये चीज़ तो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी में आपको आ जाएगा। अब हम एक डेल्टा TF और निकालेंगे, जो भी वैल्यू हमें गिवन दे रखी है तो उससे हम एक वैल्यू और निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई। तो यहाँ पे आई निकालने का मतलब है कि ये आपको जो गिवन है ये हमारे पास ऑब्जर्व है। अब हम अपने पास से एक डेल्टा TF की वैल्यू और निकालेंगे जो कैलकुलेटेड होगी, तो ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व को डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई डेल्टा TF हम कैसे निकालें। देखिए उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू एम। KF की वैल्यू क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और देखिए यहाँ पे केस क्या है, वाटर में डिजोल्व है, तो वाटर के लिए KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी कांस्टेंट के रूप में, ये कितनी है 1.86। तो देखिए हमारे पास KF पता चल गया कांस्टेंट। अब हमें क्या निकालना रह गया, M। अगर हम M निकाल लेंगे तो हमारे पास डेल्टा TF आ जाएगा, फिर हम इसको गिवन वाले डेल्टा TF से डिवाइड कर देंगे, आई आ जाएगा। तो पहला काम बच्चों आपको क्या करना है, M निकालना है, और M को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। अब देखिए मोलरिटी पे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे सबसे पहला काम करना है मोलरिटी निकालना है, और मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए सॉल्यूट के, ठीक है। और मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दे रखा है कितना 1.06। अच्छा गिवन मास नहीं है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी है, तो हम इन दोनों से क्या निकाल लेते हैं, पहले मास निकालते हैं। तो पहला काम हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया 0.6 और डेंसिटी कितनी हो गई 1.06। इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास मास आ गया, जो हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा था। ये मास क्या होगा, गिवन। अब हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है तो मोल्स चाहिए, मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, गिवन मास आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, जो आपका सॉल्यूट है। तो हम मोलर मास निकालना जानते हैं, मोलर मास आप सबको आता है। ये कैसे निकला फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, फिर अगेन कार्बन कितना है 12, और फिर ऑक्सीजन 16, फिर अगेन ऑक्सीजन है 16 और हाइड्रोजन 1। इन सबको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। तो ये आपका क्या आ गया, मोलर मास। अब यहाँ पे हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपका कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 0.636 और मोलर मास कितना हो गया 60। इसको हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे ये n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, m निकालना। तो हम m का फॉर्मूला लिख लेते हैं। m का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे पास ये निकल के आ चुका है। अब हमें चाहिए होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में कौन है, तो जो यहाँ पे एसिटिक एसिड है वो डिज़ोल्व किस में हो रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे जो वाटर है बच्चों वो सॉल्वेंट है, और 1 लीटर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए केजी में। तो वाटर का जो 1 लीटर होता है वो 1 केजी के ही इक्वल होता है। तो यानी कि ये 1 लीटर जो वाटर दे रखा है, इसका मतलब केजी में हम बोलेंगे तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा 1 केजी ऑफ वाटर। तो बस अब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लगा देते हैं। कौन कौन सी वैल्यू लगा रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट की आपके पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ये आ गई, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में क्वेश्चन में लीटर में दिया था, तो 1 लीटर वाटर किसके बराबर होता है 1 केजी के। तो 1 से हमने यहाँ पे वैल्यू लगा दी। सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है। तो डेल्टा TF निकालने के लिए आपको वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, वो गिवन होगा। तो ये 1.86 यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये 1.86 की वैल्यू लगा दी और ऊपर से हमने m की वैल्यू लगा दी। इन दोनों को कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास आ गई डेल्टा TF। अब देखिए यहाँ पे ये भी डेल्टा TF है, ये भी डेल्टा TF है। ये आपका कौन सा है, ऑब्जर्व है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। ये कौन सा आपका कैलकुलेट। अब देखिए I का ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम I का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। ऑब्जर्व के रूप में यहाँ पे कौन है हमारे पास 0.0205 है, और कैलकुलेट के रूप में ये हो गया। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। तो ये वाली जो ऑब्जर्व थी हमने यहाँ पे लिख दी, और ये कैलकुलेट आई थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होके आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाता है। किसके लिए बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर के लिए। तो हमने इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कर लिया है। आपसे वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया था, और अब क्या निकालना रह गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना रह गया। तो चलिए इसको भी हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी I की वैल्यू निकाली थी वो लिख ली, और पिछले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो I की वैल्यू निकाली थी वो ले रहे हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको भी ले रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लिख ली है पिछले मतलब आधे पार्ट के क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एसिटिक एसिड है बच्चों, ये वीक एसिटिक एसिड है। तो जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयंस में 2 आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 21 की इक्वेशन आएगी CH3COH, और आयंस बनेगा आपका एसिडिक आयन और हाइड्रोजन आयन। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालना, तो K निकालने के लिए हमें इन सब की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, हमने एज्यूम करा कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो यहाँ पे ये पूरा जो आपका क्या है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, उसके पूरे मोल्स हमने मान लिए n मोल्स थे। तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो इनके कितने मोल होंगे, 0 होंगे। तो जब टाइम बिल्कुल 0 स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग में जितने मोल रिएक्टेंट के होते हैं वो उतने ही रहते हैं, प्रोडक्ट तो बनते नहीं है तो 0 रहते हैं। अब टाइम के अकॉर्डिंग इसके अल्फ़ा मॉलिक्यूल बन गए और इसके अल्फ़ा वैल्यू बन गए, तो इसमें 1 में से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे n लगा देते हैं, क्योंकि n मोल लिए हमने। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा फेयर करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, और ये कुछ टाइम के बाद इसमें इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे I का हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा बच्चों, यहाँ पे ये वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कौन से, आपके ये वाले, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले कितने थे, यानी कि स्टार्टिंग में कितने थे, ये वाला आएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा फेयर करता हूँ। I की हम यहाँ पे फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ करा है, तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। इसको लिखने की आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन का केस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए
आफ्टर के केस में कितने मोल्स थे, इसके आपके हो गए n1 माइनस एल्फ़ा, यहाँ पे हो गया n अल्फ़ा और यहाँ पे हो गया n अल्फ़ा, और बिफोर में कितने थे, स्टार्टिंग में n 0 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे n अल्फ़ा से n अल्फ़ा कट जाएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो n माइनस n अल्फ़ा और प्लस n अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा अपॉन बचेगा n। तो ये n अल्फ़ा से n अल्फ़ा कट गया, ऊपर n कॉमन आ गया, तो कितना बचा आपका यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन n। तो ये कुल मिला के आपके पास जो सॉल्व होके आएगा वो i की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर वाले जो हमने पार्ट फर्स्ट से निकाली थी वो लगा दी हमने, और जो इसका सॉल्व हुआ पार्ट है वो कितना आ गया 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, अल्फ़ा की। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था। तो ये आप लोग जानते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलता है, जो बाद के आयन कंसंट्रेशन होती है उनका प्रोडक्ट और अपॉन क्या होता है, पहले का कंसंट्रेशन। तो इसकी कंसंट्रेशन हम जानते हैं कितनी है, हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पे, इसकी कितनी है n अल्फ़ा है तो n अल्फ़ा लिख दी, इसकी कितनी है n अल्फ़ा, और यहाँ पे रिएक्टेंट की कितनी थी n1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे हम सारी वैल्यू लगा देते हैं, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है और अल्फ़ा हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पे लगाने से पहले थोड़ा सॉल्व कर दिया मैंने, सॉल्व कैसे करा आप समझ ही गए होंगे। n से एक n कट गया, अल्फ़ा अल्फ़ा कितना हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं, तो ये हमारे पास n की वैल्यू कहाँ से आई है, तो n की वैल्यू आपकी आई है ये वाली, ठीक है। और अल्फ़ा क्या हो गया आपके पास, जो आपने फाइंड किया था ये आ गया। अब इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, k से रिप्रेजेंट करते हैं।